और चलिए अब खबरें विस्तार से। मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पर सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को ऐतिहासिक फैसला सुनाया। कोर्ट ने आदेश दिया कि प्रधानमंत्री, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और सीजेआई का पैनल इसकी नियुक्ति करेगा, जबकि पहले सिर्फ केंद्र सरकार इनका चयन करती थी। दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के तौर पर भारत की राजनीतिक व्यवस्था हमेशा इलेक्शन मोड में रहती है। देश में चुनाव कराने का काम चुनाव आयोग करता है, लेकिन अब चुनाव आयोग में मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की प्रक्रिया बदल जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने मौजूदा प्रक्रिया को खारिज कर दिया है। अदालत ने कहा कि अब मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त की नियुक्ति का भी वही तरीका होगा जो सीबीआई चीफ की नियुक्ति का है। सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच ने फैसला देते हुए कहा कि अब ये नियुक्ति प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और चीफ जस्टिस की कमेटी की सिफारिश पर राष्ट्रपति करेंगे। अब तक मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त की नियुक्ति केंद्र सरकार करती थी। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने खुशी जाहिर की और कहा कि सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला ऐतिहासिक है। जो संस्था लोकतंत्र की पुलिसमैन है, उसके लिए ऐसे चयन की समिति नहीं होती। ये विडंबना नहीं है, ये आसानी से नहीं हुआ है, ये सरकार के पुरजोर विरोध के बाद निर्णय आया है। जो उच्चतम न्यायालय ने बरनवाल केस के नाम से जो कहा है कि मुख्य चुनाव कमिश्नर सिर्फ एक ऐसी समिति जिसमें माननीय प्रधानमंत्री, माननीय उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और नेता प्रतिपक्ष मेंबरान हो, वही उनका चयन कर सकती हैं। एक ऐसा पुलिसमैन जो इस समतलता को, इस निष्पक्षता और स्वतंत्रता को देखता है, उसका चयन आप ऐसी समिति से नहीं करते थे इतने दशकों से। ये इस निर्णय का महत्वपूर्ण पहलू है। इलेक्शन कमीशन को पूरी ऑटोनॉमी हो, इलेक्शन कमीशन को पूरी स्वायत्ता हो और इलेक्शन कमीशन पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट हो, उसको लेके हमारी 5 मांग थी। पहली हमारी मांग ये थी कि इलेक्शन कमीशन का अपॉइंटमेंट एक कोलिजियम के थ्रू होना चाहिए, जिसमें प्राइम मिनिस्टर हो, लीडर ऑफ अपोजिशन हो और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो। उसको सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया है। साल 2018 में चुनाव आयोग के कामकाज में पारदर्शिता को लेकर कई याचिकाएं दायर हुई थी। इनमें मांग की गई थी कि मुख्य चुनाव आयुक्त यानी सीईसी और चुनाव आयुक्त यानी ईसी की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम जैसा सिस्टम बने। सुप्रीम कोर्ट ने इन सभी याचिकाओं को क्लब करते हुए इसे 5 जजों की संविधान पीठ को भेज दिया। इसके बाद आज 5 जजों की बेंच ने उन याचिकाओं पर फैसला दिया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी साफ किया कि मौजूदा व्यवस्था तब तक जारी रहेगी जब तक संसद इस पर कानून न बना दे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और पूर्वोत्तर में बीजेपी की जीत के बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने बीजेपी दफ्तर में कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि ये चुनाव दिलों की दूरी समाप्त होने के साथ नई सोच का प्रतिबिंब है। अब नॉर्थ ईस्ट ना ही दिल्ली से दूर है और ना ही दिल से दूर है। वहीं त्रिपुरा और नागालैंड के विधानसभा चुनाव में जीत पर एमपी बीजेपी में भी जमकर जश्न मनाया गया। इस मौके पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को जीत की बधाई दी। बीजेपी ने पूर्वोत्तर के राज्यों त्रिपुरा और नागालैंड के विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज की। पार्टी की जीत पर भोपाल बीजेपी दफ्तर पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने जमकर जश्न मनाया और आतिशबाजी की। इस मौके पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सभी को जीत की बधाई दी। बीजेपी के शानदार प्रदर्शन पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने भी खुशी जताई और कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की रणनीति की जीत हुई। 2023 में शीर्ष नेतृत्व की अगुवाई में एमपी में भी जीत का परचम लहराएंगे। साथ में ही नागालैंड में भारतीय जनता पार्टी को गठबंधन के साथ पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने भारतीय जनता पार्टी जा रही है। सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास और सबके प्रयासों के इस मंत्र पर आज देश की जनता लगातार प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज भारतीय जनता पार्टी को लगातार सफलता मिल रही है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत इस बात के लिए बधाई देता हूं। वहीं केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा कि आज जो त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड में चुनावी नतीजे सामने आए हैं, उनसे जरूर कांग्रेस पार्टी का लुक स्पष्ट होता जाएगा। परिचय की बात मैं नहीं करूंगा।
आपके साथ ही मैं यही कहूंगा कि जो नतीजे आज आ रहे हैं तीनों राज्य के चुनाव में, वो स्पष्ट हो गया है कि कांग्रेस का क्या लुक बाकी है। त्रिपुरा और नागालैंड के विधानसभा चुनाव में जीत पर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जमकर जश्न मनाया। उन्होंने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी ने त्रिपुरा और नागालैंड विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज की। देश विकास की राह पर अग्रसर है। ये जीत बताती है कि जनता का मोदी पर भरोसा हर रोज और मजबूत हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष ने कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी को बाकी के बजट सत्र के लिए निलंबित कर दिया है। पटवारी के खिलाफ सत्ता पक्ष की तरफ से बार बार झूठ बोलने को लेकर निलंबन की कार्रवाई की मांग की गई थी। वहीं कांग्रेस बोली है स्पीकर के खिलाफ वे अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे। मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष ने कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी पर बड़ी कार्रवाई की और उन्हें पूरे बजट सत्र के लिए निलंबित कर दिया। इसके बाद विधानसभा की कार्यवाही कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। इधर कांग्रेस ने जीतू पटवारी के निलंबन पर जमकर हंगामा किया। इसके बाद आनन फानन में पीसीसी चीफ कमलनाथ ने बैठक बुलाई और कल स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की बात कही। हम नियम के अनुसार अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे, क्योंकि जो पक्षपात अध्यक्ष ने किया है ये हर नियम और हर सिद्धांत के खिलाफ है। इसलिए हम मजबूर हैं कि हम अविश्वास इस अध्यक्ष से हम न्याय की उम्मीद नहीं कर सकते। कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी को निलंबित करने का प्रस्ताव संसदीय कार्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने रखा था। उन्होंने कहा कि लंबे समय से देखने में आया है कि जिस सदन को हम मंदिर मानते हैं उस सदन में जीतू पटवारी गुमराह कर रहे थे। आज भी झूठ बोला और गुमराह किया। लंबे समय से देखने में आ रहा था कि जिस सदन को हम मंदिर मानते हैं, हम सभी सदस्यों को जिससे ताकत मिलती है विधानसभा से, पक्ष के हो चाहे विपक्ष के हो, उसकी गरिमा को ठेस पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। खासकर एक व्यक्ति जिसका नाम जीतू पटवारी, वो लगातार झूठ का सहारा लेके पूरे प्रदेश को गुमराह कर रहा। पिछली बार सदन में भी ऐसा हुआ, विशेषाधिकार समिति में वो मामला अभी भी विचाराधीन है। लेकिन उदारता मुख्यमंत्री जी की, विनम्रता अध्यक्ष जी, इसके बाद ये लगातार इस तरह के कुछ प्रयास होते रहे। आज भी उन्होंने लगातार असत्य बोला, झूठ बोला सदन के अंदर। पहले बात से लगातार झूठे आंकड़े, झूठे कहानी, झूठे किस्से सुनाए। वहीं नेता प्रतिपक्ष ने प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा और कहा कि सरकार का भ्रष्टाचार उजागर हो गया। इसीलिए सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सदन में अध्यक्ष पर दबाव बनाकर हमारे विधायक जीतू पटवारी को निलंबित किया। जब वहां पर सरकार की कलई खुल गई, भ्रष्टाचार उजागर हो गया, तो फिर सरकार ने तानाशाही तरीके से संसदीय कार्य मंत्री मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के इशारे पर हल्ला करवाकर सदन पर दबाव डालकर अध्यक्ष के द्वारा जो पूरा पक्षपात पूर्ण निर्णय है, अध्यक्ष ने सरकार के दबाव में हमारे पार्टी के विधायक माननीय जीतू पटवारी जी को सदन के पूरे सत्र के लिए निलंबित करके बाहर किया है। इसके विरोध में हम लोग अध्यक्ष के बारे में चर्चा कर रहे, विचार कर रहे, पार्टी में निर्णय लेंगे। वहीं मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि पिछले सत्र में भी सरकारी पैसे से भोजन व्यवस्था का आरोप लगाया गया था। इस बार भी मुद्दा उठाया गया। ये पिछले सत्र में भी उन्होंने बोला था और इस सत्र में भी अभियान उन्होंने इस बात को फिर से रिपीट किया। ये हमारे पास पूरे डॉक्यूमेंट हैं जिसमें 2014 से लेकर 2018 तक भारतीय जनता पार्टी की जो बैठकें हुई हैं उनका खर्चा, उनके खाने का खर्चा भारतीय जनता पार्टी के अकाउंट से ही चेक के द्वारा पलाश होटल को और पर्यटन विकास निगम को दिया गया है। ये पूरा मेरे पास डॉक्यूमेंट है। एक एक दिनांक में कितने का बिल रेज हुआ, बिल का नंबर, अमाउंट, चेक नंबर, किस ढंग से ये पैसा दिया गया, ये पूरा यहाँ पर
परिलक्षित होता है। जीतू पटवारी जी केवल झूठ बोलते हैं और जिस प्रकार से उन्होंने सदन की गरिमा को ठेस पहुंचाई है और पूरे प्रदेश को गुमराह किया है, आज उन पर कार्रवाई हुई है, मैं उसका स्वागत करता हूं। मध्य प्रदेश विधानसभा में लंबे समय बाद निलंबन की कार्यवाही हुई है। पिछली बार श्रीनिवास तिवारी के कार्यकाल में निलंबन की कार्यवाही हुई थी। निलंबन के बाद जीतू पटवारी आमरण अनशन पर बैठ गए हैं। वहीं कांग्रेस कल स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की बात कहकर प्रदेश की सियासी गर्मी बढ़ा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। धीरेन्द्र शास्त्री के भाई सालिग्राम और एक साथी राजाराम तिवारी को कोर्ट ने जमानत दे दी है। सालिग्राम पर दलित परिवार को धमकाने का आरोप है। बागेश्वर धाम महाराज धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के भाई शालिग्राम गर्ग और उनके साथी राजाराम तिवारी को कोर्ट से जमानत मिल गई है। पुलिस ने कड़ी सुरक्षा के बीच आज दोनों को कोर्ट में पेश किया था, जहां से दोनों को 25-25 हजार रुपए के मुचलके पर जमानत मिल गई। शालिग्राम पर दलित परिवार को धमकाने के साथ साथ मारपीट करने का आरोप है। बागेश्वर धाम के महाराज पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के भाई शालिग्राम गर्ग को और उनके साथी को आज यहां पर जिला अदालत में पेश हुए थे और उसके बाद यहां पर उनको जमानत मिल गई है। इस पूरे मामले पे हमारे साथ बात करेंगे उनकी तरफ से जो अधिवक्ता थे CL पटेल साहब, उनसे जानेंगे किस तरह से ये मामला था और आपने क्या तर्क रखे थे। जी, आपका न्यूज़ 18 में स्वागत है। किस तरह से जमानत मिली है? जमानत जनरली जिस तरह होती हैं जनरल, उसी तरह कोई उसमें अलग हट के बात नहीं थी। छोटा सा अपराध था और जमानत होना स्वाभाविक था। जिस तरीके से चूंकि मामला बागेश्वर धाम के महाराज के भाई से जुड़ा हुआ था तो हाई प्रोफाइल मामला था, इसमें क्या तर्क रखे थे? चूंकि आपत्तियां भी इसमें आई थी सुनवाई के दौरान। नहीं, बागेश्वर धाम का तो इसमें नाम ही नहीं आया, ठीक है, तो और जो तर्क उचित था वो हमने रख दिया था। इससे पहले कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच आज शालिग्राम और साथी राजाराम तिवारी को पुलिस ने कोर्ट में पेश किया, जिसके 4 घंटे के बाद धीरेन्द्र शास्त्री के भाई को जमानत मिल गई। शालिग्राम पर IPC की धारा 294, 323, 506, 427 सहित SC/ST अधिनियम की धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया था। जो धाराएं आरोप लगाए गए थे उनके ऊपर हरिजन एक्ट की धाराएं थी और IPC की कुछ धाराएं थी और 25-27 की धारा थी आर्म्स एक्ट की। उन दोनों को 25-25 हजार की जमानत पे छोड़ने का आदेश हुआ है। वहीं बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के भाई शालिग्राम गर्ग को बमीठा पुलिस ने कोर्ट में पेश किया था। आज विशेष न्यायाधीश उपेंद्र सिंह बघेल की अदालत से उन्हें जमानत मिल गई। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के भाई पर 11 फरवरी को दलित परिवार को धमकाने और मारने का आरोप है। वहीं वीडियो वायरल होने के बाद उनके भाई को गिरफ्तार किया गया। छतरपुर से न्यूज़ 18 के लिए नरेंद्र सिंह परमार की रिपोर्ट। कांकेर में एक चिड़िया अपने अंडों को बचाने के लिए जान पर खेल गई। ये चिड़िया आग में झुलस गई, लेकिन अपने अंडों पर इसने आंच नहीं आने दी। कैसे इसने अपने अंडों को सुरक्षित किया, देखिए। अपने संतान की सुरक्षा के लिए माँ किस हद तक जा सकती है, ये जानना है तो जरा इस नन्ही सी जान को देखिए। आसपास मौजूद हर चीज राख का ढेर बन गई है, लेकिन इस चिड़िया ने अपने अंडों का बाल भी बांका नहीं होने दिया। अंडों को बचाने के लिए इसने अपनी जान की बाजी लगा दी। आग में झुलस गई, लेकिन अंडों पर आंच नहीं आने दी। ये चिड़िया बुरी तरह घायल है, लेकिन अभी भी अंडों के लिए जान पर खेलने को तैयार है। इसका हौसला देखिए, ये बुरी तरह जल गई है, लेकिन अपने अंडों से नहीं उठ रही है। लोग जब इसे अंडों से उठाने गए तो ये गुस्से में काटने लगी। अंडों को बचाने के लिए चिड़िया की अपनी जान खतरे में डालने की तस्वीरें कांकेर की हैं।
चिड़िया का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें आग में झुलसी चिड़िया अपने अंडों पर बैठी दिखाई दे रही है। इस चिड़िया को क्षेत्रीय भाषा में कप्पे नाम से जाना जाता है। ये चिड़िया कभी अपना घोंसला ऊंचे स्थान पर नहीं बनाती है। रेतीली मिट्टी, पत्तों के बीच या खेत पर बैठकर रहती है। अगर इसके सामने कोई रोशनी दिखाई दे तो आकर्षित होकर उसकी ओर बढ़ने लगती है। बताया जा रहा है कि जंगल में आग लगने पर चिड़िया भी जल गई, लेकिन अपने अंडों की सुरक्षा करती रही। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। इंदौर में भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरा टेस्ट मैच खेला जा रहा है। भारतीय टीम इस समय दबाव में है और ऑस्ट्रेलिया मजबूत स्थिति में। मैच का फैसला कल तीसरे दिन पूरा होने की संभावना है। इंदौर के होलकर स्टेडियम में खेले जा रहे भारत ऑस्ट्रेलिया तीसरे क्रिकेट मैच में भारतीय टीम ने एक बार फिर निराश किया और दूसरी पारी में पूरी टीम मात्र 163 रनों पर धराशायी हो गई। टीम इंडिया के 2 खिलाड़ी तो खाता तक नहीं खोल पाए, वहीं 5 धुरंधर बल्लेबाज दहाई का आंकड़ा भी नहीं छू सके। चेतेश्वर पुजारा ने 59 रनों की पारी खेलकर टीम इंडिया की लाज बचाई, जबकि श्रेयस अय्यर 26 रन, कप्तान रोहित शर्मा 12 रन और विराट कोहली 13 रन बनाकर आउट हुए। आखिर में रविचंद्रन अश्विन ने 16 रन की संघर्षपूर्ण पारी खेली। ऑस्ट्रेलिया के घातक गेंदबाज नॉथन लियोन के आगे भारतीय टीम ने आत्मसमर्पण कर दिया। नॉथन लियोन ने 8 विकेट झटककर भारतीय पारी को समेट दिया। ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए 76 रन का टारगेट मिला है। पहली पारी में ऑस्ट्रेलिया को 197 रन पर समेटने के बाद भारतीय टीम बड़ा लक्ष्य देने के इरादे से मैदान में उतरी, लेकिन टीम इंडिया की शुरुआत अच्छी नहीं रही। मात्र 15 रन के स्कोर पर पहला झटका लगा। लंच के बाद पहले ही ओवर में नाथन लियोन ने शुभमन गिल को क्लीन बोल्ड कर दिया। वो 15 गेंदों में 5 रन ही बना सके। इसके बाद कप्तान रोहित शर्मा भी आउट होकर पवेलियन लौट गए। नाथन लियोन ने रोहित को LBW आउट किया। रोहित ने 33 गेंदों में 12 रन बनाए। विराट कोहली के रूप में भारत को तीसरा झटका लगा। विराट 13 रन बनाकर मैथ्यू कुहनमैन की गेंद पर LBW हो गए। इसके तत्काल बाद नाथन लियोन ने रविंद्र जडेजा को LBW आउट कर दिया। जडेजा 7 रन ही बना सके। यहीं से भारतीय टीम दबाव में आ गई। विराट कोहली की बैटिंग देखने बड़ी संख्या में दर्शक बैनर पोस्टर लेकर स्टेडियम पहुंचे, लेकिन भारतीय खिलाड़ियों ने दोनों ही पारियों में अपने प्रशंसकों को निराश किया। बहरहाल अब ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए 76 रन बनाने हैं और भारत को जीत के लिए 10 विकेट लेने होंगे। होलकर की टर्निंग पिच की वजह से मैच किसी भी तरफ जा सकता है। अरुण त्रिवेदी, न्यूज़ 18, इंदौर। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी रहेंगी। हेडलाइंस